नमस्ते। श्री एस गुरुमूर्ति जी और मैंने विकास और अर्थशास्त्र संबंधी उनके विचारों पर एक रोमांचक बातचीत की। प्रथम भाग में उन्होंने विकास के पाश्चात्य मॉडल के उत्थान और पतन की व्याख्या की। उन्होंने पश्चिमी मॉडल की विशिष्ट विशेषताओं और किस प्रकार ये उनके आध्यात्मिक विज्ञान, धर्मशास्त्र और सभ्यता मूल्यों पर आधारित है, इसकी व्याख्या की। उन्होंने समझाया कि क्यों इसने पिछली शताब्दियों में अच्छा प्रदर्शन किया, पर ऐसा फिर से होने की संभावना नहीं है। उन्होंने वैकल्पिक मॉडल के उदय और हर सभ्यता के लिए अपने विकास के मॉडल के होने के महत्व को समझाया। द्वितीय भाग में गुरुमूर्ति जी भारत के अपने स्वदेशी मॉडल के विकास की संभावनाओं को बताने वाले हैं। पश्चिमी मॉडल से इसका अंतर, ये हमारी सभ्यता के लिए कैसे बेहतर होगा, पश्चिम की नकल के दौरान हमने कौन सी त्रुटियां की और चीन की भांति वैकल्पिक मॉडल कैसे विकसित हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भारत के आर्थिक सिद्धांतों का उपनिवेशीकरण कर स्वयं का सिद्धांत बनाना चाहते हैं। कृपया बताएं। यूपीए ने यह सब देखा लेकिन इसकी पूरी तरह उपेक्षा की। केवल यही सरकार थी जिसने चिंतन समूह के रूप में नीति आयोग का गठन किया, जो इस पर ध्यान केंद्रित करेगी कि भारत के लिए क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी मॉडल को भारत में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता था। एक स्वदेशी मॉडल की आवश्यकता थी। विकास के लिए एक भारतीय दृष्टिकोण और भी कई विषय थे, परंतु महत्व की बात यह है कि पहली बार भारत सरकार ने 1995 के बाद से होने वाले वैश्विक परिवर्तनों पर ध्यान दिया, जैसे फ्रांसिस फुकुमामा के लेखन, G20 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर। अब भारत सरकार ने विकास के भारतीय मॉडल की आवश्यकता को दार्शनिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसलिए उन्होंने एक नए प्रकार की जांच प्रारंभ की। लेकिन राष्ट्र, शिक्षा जगत, बुद्धिजीवी और मीडिया तैयार नहीं है। क्या व्यापारी वर्ग एवं निगम कॉरपोरेट तैयार हैं? हाँ, कॉरपोरेट निगम के लोग कुछ हद तक हैं। राजनेता और कॉरपोरेट लोग, न कि शिक्षाविद, भारत को अधिक अच्छे से समझते हैं। क्या कॉरपोरेट बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों द्वारा बड़ी मात्रा में नियंत्रित नहीं किया जाता है? मैं कॉरपोरेट के लोगों के साथ काम करता हूं और उनमें से कई को सलाह देता हूं। वे संस्कृति से अर्थशास्त्र को निकालकर पृथक रूप से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। नहीं वे संस्कृति छोड़ेंगे, नहीं वे वैश्विक बाजारों के फायदे छोड़ेंगे। वे वैश्विक नियमों का पालन करते हैं पर स्थानीय वास्तविकताओं से अवगत हैं। विकास के लिए एक भारतीय मॉडल होना चाहिए। अब ये एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे अच्छी तरह से स्वीकार्यता प्राप्त है, पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या किसी भी विषय पर कोई भारत केंद्रित सोच नहीं है। समाजशास्त्र में भारत केंद्रित कोई विचार विकसित नहीं है और हम पश्चिमी नृविज्ञान के मॉडल, समाज के विखंडीकरण, पहचानों के विनाश और सबाल्टर्न सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। सबाल्टर्न सिद्धांत इस आधार पर चर्च द्वारा विकसित किया गया था कि निचली जाति के लिए कोई सामाजिक गतिशीलता नहीं है, ऊपरी जाति के लोग प्रभुत्वशाली हैं। इस प्रकार की मार्क्सवादी प्रेरित चर्च सोच को ध्वस्त कर दिया गया। लैटिन अमेरिकी देशों के कम्युनिस्टों और मार्क्सवादियों के ईसाईकरण व उनके आत्मसात करने के लिए और दरिद्रों को कम्युनिस्ट क्रांति का विकल्प देने के लिए चर्च मुक्त धर्मशास्त्र के साथ आया और इस प्रकार उन्हें चर्च के प्रभाव में रखा। इस प्रकार उन्होंने शोषितों का समर्थन किया, परंतु एक समाधान के रूप में ईसाई धर्म के साथ। वहां राजनीतिक स्थितियां भिन्न थीं और उन्होंने इस दृष्टिकोण का पालन किया। यहां की राजनीति में बहुमत का विरोध निहित था। उन्होंने धर्म, राजनीति और लोकतांत्रिक बल के रूप में बहुसंख्यक समुदाय को विभाजित करने के लिए इसका उपयोग किया था।
भारत में बहुमत का शासन नहीं था, केवल संख्यात्मक बहुमत था। और भारत के सांख्यिक बहुमत को जाति, समुदाय, क्षेत्र और धर्म के आधार पर तोड़ दिया गया। अल्पसंख्यकों की पहचान संरक्षित रही। बहुमत की पहचान संरक्षित नहीं थी क्योंकि चर्च की भांति हिंदुओं के पास कोई शक्ति का केंद्र नहीं था। समग्र शैक्षिक और राजनीतिक पर्यावरण के कारण ही यह विचार आया कि विकास के लिए भारत को अपना स्वदेशी मॉडल चाहिए। राजनीतिक पर्यावरण अब अनुकूल हो रहा है। कुछ दशक पहले हिंदू के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करने में बहुत श्रम की आवश्यकता थी। जब मैं 1970-71 में आरएसएस से जुड़ा तो कई लोगों ने मुझे रोकने का प्रयास किया। आप स्वयं को हिंदू क्यों बुला रहे हैं? अपने जीवन पर ध्यान दो। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। पूरा सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र हिंदुओं की जन भागीदारी को रोकता था। जातिगत समूह, अल्पसंख्यक और कम्युनिस्ट भाग ले सकते थे, लेकिन जो लोग सांस्कृतिक, दार्शनिक व पारंपरिक रूप से स्वयं को भारत में हिंदू कहते थे, उन्हें इसे निजी रखने के लिए कहा जाता था। यानी प्राचीन भारतीय परंपरा को केवल एक निजी विषय बना दिया गया था। एक आर्थिक मॉडल को ऐसी परिस्थिति से निकलकर आने की आवश्यकता है जहां शिक्षाविद, जनता और मीडिया का संवाद इस प्रकार से सोचता है। भारतीय मॉडल को विकसित करने के लिए आज अर्थशास्त्र के अध्ययन से कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता है। अब मैं आर्थिक विषयों पर चर्चा करूंगा। जब मैंने लोगों के साथ इसकी चर्चा की, प्रधानमंत्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ, तो वे चौंक गए। हम 1991 में वैश्विक पूंजी, प्रौद्योगिकी, मॉडल और प्रबंधन के साथ वैश्वीकृत होना प्रारंभ कर दिए। कॉरपोरेट क्षेत्र को कामकर और शुल्कों के साथ बहुत प्रोत्साहन दिया गया। संगठित कॉरपोरेट क्षेत्र, सार्वजनिक व निजी, जिनको भारतीय अर्थव्यवस्था का चालक माना जाता है, ने 1991 से 2014 के बीच केवल 28 लाख आजीविकाओं का सृजन किया। बस इतना ही? ये आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है। यानी आजीविका पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। जब मैंने श्री नारायण मूर्ति से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं 37.5 लाख आजीविकाओं का सृजन किया। इसका अभिप्राय है कि दूसरों ने आजीविका घटाया है। प्रधानमंत्री चौंक गए। पूछा कि हम सुरक्षित कैसे बचे? हमारे यहां प्रत्येक 10 वर्षों पर आर्थिक सर्वेक्षण होता है। हम बच गए क्योंकि सर्वेक्षण के अनुसार 5.8 करोड़ सूक्ष्म उद्योग 12.8 करोड़ आजीविकाओं का सृजन करते हैं। परंतु इस क्षेत्र में संगठित पूंजी नहीं है, क्योंकि बैंक 12 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता का केवल 5% वित्तपोषण करते हैं। यहां तक कि जब उनका कोई अप्राप्य ऋण नहीं, हम केवल 5% ऋण देते हैं और वे 60%, 120% या 240% उधार लेते हैं। तब प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना को जन्म दिया, जिसमें बैंक वित्त मध्यस्थ के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आरबीआई किसी भी मध्यस्थ के विरुद्ध था, परंतु बिना मध्यस्थ के बैंकों के पास सीधे उधार देने की क्षमता नहीं थी। हार्वर्ड के 2 विद्वानों ने डेंग जियाओपिंग और चीन पर एक अद्भुत पुस्तक लिखी। इस 2013 की पुस्तक में यह दिखाया गया कि हमारे सूक्ष्म उद्यमों की भांति चीन में 2.8 करोड़ नगरीय और ग्रामीण उद्यम थे। ऐसे 2.8 करोड़ टीवीई ने 10 करोड़ से अधिक आजीविकाओं का सृजन किया। डेंग शियाओपिंग को कार्ल मार्क्स के अनुरूप चलने में बहुत कठिनाई हुई थी, क्योंकि वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जो वे कामना करते थे। कहीं पर कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यदि आप 7 से अधिक लोगों को काम पर लगाते हैं तो आप पूंजीपति हैं। डेंग जियाओपिंग ने कहा कि 7 या उससे कम लोगों को काम पर लगाना पूंजीवाद नहीं है।
नोबेल विजेताओं द्वारा किए गए शोध के अनुसार इस प्रकार उन्होंने 7 लोगों को आजीविका देने वाली 2.8 करोड़ छोटी निजी इकाइयां बनाई। इन 2.8 करोड़ छोटी इकाइयों ने 18 करोड़ चीनी लोगों को दरिद्रता से बाहर निकाला। ये बहुत विकेंद्रीकृत था। जी, जब भारत में वैसा ही करने का प्रयास किया गया तो रिजर्व बैंक ने इसे रोक दिया। किस साल की बात है ये? हाल ही में 2016 में ये केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के बीच एक संघर्ष है। वे विकेंद्रीकरण की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उन्हें नियंत्रण चाहिए। ये पश्चिमी मॉडल है, यानी ये दर्शन, संरचना, शिक्षा प्रणाली और मनोविज्ञान एक भारतीय विकास मॉडल के निर्माण को रोक रहा है। इसके लिए एक बड़ा परिवर्तन चाहिए जो सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लगातार आ रहे संकटों को संभालने में व्यस्त है। भारत में लगभग प्रत्येक वर्ष कोई न कोई चुनाव होता ही है, हालांकि आम चुनाव 5 वर्षों में होते हैं। मीडिया ने इसे एक बड़ा विषय बना दिया है। हम एक दुविधा में हैं। आप अर्थव्यवस्था को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक कि समाजशास्त्र को, आप समाजशास्त्र को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक कि संस्कृति की भूमिका द्वारा समाजशास्त्र और आर्थिक संबंध को स्पष्ट नहीं किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर संस्कृति के प्रभाव के 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा। पहला परिवार की भूमिका है और ये संभवतः भारतीय तंत्र का मुख्य चालक है। 1991-92 में जब भारत में वैश्वीकरण आरंभ हुआ तो मेरे कई कॉरपोरेट ग्राहक चिंतित थे कि भारत में व्यवसाय करने में सक्षम नहीं होंगे। वास्तव में मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे लोगों ने कहा कि वे अपना व्यवसाय बेच दें क्योंकि वे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को जो सुझाव दिया था उसको ध्यान में रखते हुए मैंने देश भर में यात्रा करना आरंभ कर दिया। आप लंबे समय बाद वापस आए हैं। कृपया 1 वर्ष तक पूरे देश का भ्रमण करें, सबका सर्वेक्षण करें, बात न करें और फिर देश के लिए क्या करना है इसके बारे में अपना मन बनाएं। 6 वर्षों तक मैं अपनी टीम के साथ भारत के औद्योगिक समूहों की यात्रा करता रहा और कई स्थानों पर गया, जैसे लुधियाना, बटाला, राजकोट, जामनगर, मोरबी, तूतीकोरिन आदि। भारत के बारे में मेरा विचार पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और मुझे अनुभव हुआ कि वास्तविक उद्यमशीलता केवल भारत के मझोले कस्बों में है। यूनिडो के अध्ययन के अनुसार करीब 350 औद्योगिक और 2800 कारीगरों के संकुल हैं जो भारत के 60% उत्पादन और निर्यात में योगदान देते हैं। ये सरकार, फिक्की और बैंकों के रडार से बाहर है। भारत में किस स्थान पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? लुधियाना? नहीं, ये गुजरात में मोरबी है। मैंने IIT, IIM के छात्रों से पूछा है और वे इसका उत्तर नहीं दे तो सके। आखिर वे करते क्या हैं? 2.4 लाख की जनसंख्या में से 1.4 लाख कपड़ा, चीनी मिट्टी और हीरों की कटाई में लगे हुए हैं। यह मुस्लिम और हिंदू समुदाय का मिश्रण है। वे 2 बार मिट गए थे, एक बार तब जब कोयना बांध फटा था और दूसरी बार जब 2001 में भूकंप आया था। IIT और IIM जैसे किसी भी संस्थान ने उनका अध्ययन नहीं किया है। वे वापस अपने पैरों पर कैसे खड़े हो गए? सामाजिक पूंजी। एक समुदाय के रूप में कठिनाइयों में एक दूसरे का समर्थन करने और एक दूसरे को उधार देने की उनकी क्षमता के कारण ये संबंध आधारित समाजों में प्रचलित है। पश्चिम और हमारे सामान्यतः एशिया के बीच अनुबंध आधारित दृष्टिकोण और संबंध आधारित दृष्टिकोण के उपयोग का अंतर है। प्रतिमान के इस अंतर को अर्थशास्त्र में भी स्वीकारा जा रहा है। ये एक संबंध आधारित समाज बाजार अर्थव्यवस्था के साथ काम कर सकता है, लेकिन ये बाजार सिद्धांतों पर चलने वाले समाज में नहीं चल सकता है। बाजार अनुबंध दक्षता और योग्यता जैसी चीजों पर आधारित है। संबंध भिन्न प्रकार से काम करते हैं। इसलिए एक बाजार आधारित दृष्टिकोण ने परिवार और देश को बाजार बनाकर छोड़ दिया है, जैसे कि अमेरिका।
ये पश्चिमी दृष्टिकोण अक्षम और असफल रहा है। अर्थशास्त्र में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वापस एशिया आ रहा है। यही वो विषय है जिस पर कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर चूक गए। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि एशिया का जीडीपी उपनिवेशीकरण के पहले विश्व जीडीपी का 65% था और भारत और चीन मिलाकर 60% थे। उपनिवेशीकरण ने इसे उलट दिया और जीडीपी को यूरोप ले गया। अब ये लौट रहा है क्योंकि पश्चिमी मॉडल असंधारणीय है। 3 बात, पूर्ण रूपेण उपनिवेशवाद 150 वर्षों तक चला, साम्यवाद 70 वर्षों तक चला और वैश्वीकरण 25 वर्ष। प्रत्येक नए पश्चिमी मॉडल का छोटा जीवन काल और कोई स्थायित्व नहीं है। एक बार जब सब कुछ संस्कृत विहीन, संबंध विहीन और दर्शन विहीन संस्कृत बन जाता है, तब इसका स्थायित्व तेजी से घट जाता है। उपनिवेशवाद, साम्यवाद और वैश्वीकरण, पश्चिम ने स्वयं का दिया हुआ वैश्वीकरण सब पर लागू होने वाला मॉडल छोड़ दिया है। राज्य पर निर्भरता संबंधों से स्वतंत्रता के समानुपातिक है। आप अपने परिवार से जितना अधिक स्वतंत्र होते हैं, उतना अधिक आप राज्य पर निर्भर हो जाते हैं। जी, हम सभी इस विश्व में परस्पर आश्रित हैं। ये सामाजिक पूंजी का नियम है। केवल वो जो कुछ भी नहीं चाहता हो वास्तव में स्वतंत्र है। महाभारत में एक सुंदर श्लोक है, आपका परिवार समुदाय के लिए अपने कुछ अधिकार छोड़ देता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए बलिदान देता है, उसी प्रकार एक परिवार अपने गांव के लिए बलिदान देता है। गांवों को देश के लिए अपने कुछ अधिकार त्यागने होते हैं। एक व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर के रूप में देखता है और उसकी कोई वैश्विक आवश्यकता नहीं है, केवल वही वास्तव में स्वतंत्र है। वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो इस विश्व में कुछ भी नहीं चाहता है। ये हमारी प्रणाली है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, परंतु स्वयं वो अपने परिवार के लिए सब कुछ चाहता हूं। या मैं समाज और राष्ट्र से वस्तुएं चाहता हूं, लेकिन मैं एक वैश्विक नागरिक हूं। ये पश्चिमी निर्विज्ञानी आधुनिकता है जो पश्चिम में विफल रही है। मैक्स वेबर ने ये कहा था, मैंने उन्हें त्रुटिपूर्ण रूप से समझा। मैंने सोचा कि वे इसे बढ़ावा दे रहे थे। ये एक नुस्खे से अधिक नैदानिक था। हाँ, वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने पर यह संभावित परिणाम होगा। खंडित परिवारों, समुदायों और व्यक्तियों का एक भौतिकवादी समाज विश्व के प्रति मोहभंग उत्पन्न कर देगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पश्चिम सीमित अधिनायकत्व और धर्म की ओर बढ़ेगा। आप सीमित स्थायित्व वाले विचारों को उस समाज के लिए बनाए नहीं रख सकते जिससे हजारों वर्षों तक टिके रहने की आशा हो। व्यक्तिवाद की सीमा, कोई समाज व धर्म को कितना गौण कर सकता है। अब मैक्स वेबर के विश्व के प्रति मोह भंग के सैद्धांतिकरण से लिया जा रहा है जो पाश्चात्य नृवैज्ञानिक आधुनिकता के रूप में विकसित होगा। ये वो समय है जब पश्चिम दुर्बल हो रहा है, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नहीं बल्कि अपने दर्शन और जीवन के तरीके के संदर्भ में। ये ईसाई धर्म की एक बड़ी हार है। हाँ, उन्होंने इसे बढ़ावा दिया और इसके परिणामों को पाया। यहां तक कि ईसा मसीह ने स्वयं कहा था कि वे पिता से पुत्र को और बहन से भाई को पृथक करने आए हैं। संबंधों के विनाश की जड़ ईसाई धर्म में ही है। इसके अलावा एक ईसाई सिद्धांत है कि ईश्वर ने दोहन के लिए धरती को मनुष्य की संपत्ति बनाया। पृथ्वी पवित्र नहीं मानी जाती है। बिल्कुल, पृथ्वी के साथ मानव का संबंध उतना ही अच्छा है जितना कि अपने परिवार, गांव और परिवेश के साथ है। उनके पास ये नहीं है। उनका संरक्षण अभियान ये सुनिश्चित करने के लिए है
कि संसाधन समाप्त न हो जाए। ये बिल्कुल भौतिकवादी है। आपको नदी में विषाक्त अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, अन्यथा मत्स्य उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अंततः उनके लिए ये एक मानव केंद्रित विश्व है, न कि पर्यावरण केंद्रित। हालांकि हाल के दिनों में कुछ स्कैंडिनेवियाई विचारक गहन पारिस्थितिकीय चेतना पर शोध कर रहे हैं। ये कुछ हमारे ईशोपनिषद के ईशावास्यम इदम सर्वम के समान है। हालांकि कुछ समान है, फिर भी इन्हें लंबा रास्ता तय करना है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम भारतीय सभ्यता पर जोर डालें। यही समय है, क्योंकि पश्चिम मानव तत्व के संदर्भ में थका हुआ और दुर्बल हो रहा है, यद्यपि अभी भी तकनीकी रूप से सशक्त है। बहुसंस्कृतिवाद और मूल संस्कृति की अवधारणा नहीं होने के कारण पश्चिम एक प्रवाह में है। वे नहीं जानते कि इसे कैसे संभालें, क्योंकि उनके पास कोई मॉडल नहीं है। उन्होंने मूल संस्कृति के विचार को नष्ट कर दिया, इसलिए दिशाहीन है। यहां तक कि अमेरिका में भी मूल संस्कृति की अच्छी अवधारणा है। सभ्यता संघर्षों के उनके सिद्धांत में हंटिंगटन ने कहा कि अमेरिका की मूल संस्कृति श्वेत, आंग्ल, सैक्सन, प्रोटेस्टेंट है, लेकिन अमेरिका इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। उन्हें अभी भी एक विचित्र व्यक्ति माना जाता है, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो संघर्ष को बढ़ाने का प्रयास कर यदि रहा है। अमेरिका ने अपनी मूल संस्कृति के रूप में WASP को स्वीकार किया होता और कहा होता कि वे दूसरों के साथ रह सकते हैं, तो ये भिन्न ये स्थिति दावा हुई। करना कि कोई WASP संस्कृति नहीं है और हम सभी एक हैं, ये पाखंड है। ये उत्तर आधुनिकतावाद है, जिसने विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी है और अब WASP को पता नहीं है कि उनके साथ कैसे निपटना है। हमारे पास एक उदार प्रणाली है और हमें जाति के रूप में समावेशित करना और सह अस्तित्व में रहना आता है। लेकिन अमेरिका में एक कठोर केंद्रीकृत प्रणाली, जिसके अनुसार वर्तमान समाज ढलना नहीं चाहता है, के कारण वैसा लचीलापन नहीं है। अमेरिका को नहीं पता कि कैसे भाषा, जातियों और संस्कृति की इतनी विविधता को संभालना है। क्योंकि उनका मस्तिष्क सजातीय है, परंतु उन्हें विविधता के साथ रहना है। यानी सजातीय मानसिकता ने विविधता का सृजन किया है, आप्रवासन व अन्य नीतियों के माध्यम से, उस पाखंड या एक धारणा के कारण कि हम उत्तर आधुनिक हैं, हम पहचान और सीमाओं से परे हैं। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद के पास कोई दर्शन नहीं है। भारत में चूंकि हम पूंजीवादी व्यवस्था से अवगत नहीं थे, हमने बाजार खंड और गैर बाजार खंड के बीच अंतर नहीं किया और इसलिए ये काम नहीं किया। क्रेडिट सुसे के एशियाई प्रभाग ने एक अध्ययन किया और पाया कि सूचीबद्ध निगम भारत के GDP का केवल 5% उत्पादन करते हैं। ये समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। सूचीबद्ध और असूचीबद्ध निगम एक साथ मिलकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 15% उत्पादन करते हैं। कृषि और अन्य सभी दोनों ने मिलकर भारत के केवल 9% आजीविकाओं का सृजन किया। आपको मध्य भारत को काम में लाना होगा, जो मुख्यतः संबंधों पर चलता है। यहां तक कि कॉरपोरेट क्षेत्र भी संबंधों पर चलता है, हालांकि ये अनुबंध पर चलने का नाटक करता है। बिरला, टाटा, TVS और मुरुगप्पा में ये परिवार है और कोई भी बाहर नहीं निकलता है। आजीविका नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक संबंध की तरह है, जापान की तरह। हाँ, एशिया अलग है। यानी आधुनिकता यानी आनुभविक रूप से कुछ भिन्न हो रहा था। लुधियाना का पूरा विकास रामगढ़िया नामक लोहारों के एक समुदाय के कारण था। राजकोट में भी यही है। पूरे भारत में एक समुदाय विकास का वाहक था और अन्य को इसका लाभ मिलता था। मैंने सामाजिक पूंजी के रूप में परिवार और समुदाय की अवधारणा की पहचान की। ये पुट्टनम और फ्रांसिस फुकुमाया द्वारा कुछ ऐसा माना गया है जो संस्कृति से उभर कर आया हो। पूरी मध्य स्तर की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। परंपरागत रूप से जाति वो भूमिका निभाती थी। हाँ, श्रेणियां ये आज भी बहुत प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण तिरुपुर है, जिसका अध्ययन बोस्टन कंसल्टिंग द्वारा किया गया था। RK चारी ने
2001 में एक पुस्तक लिखी थी कि कैसे तिरुपुर भारत की बुनाई की राजधानी के रूप में उभरा। तिरुपुर के निर्यातकों में 68% 10वीं से कम पढ़े हैं, केवल 7% स्नातक हैं। वे आज 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के बुने हुए कपड़ों का निर्यात करते हैं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तिरुपुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मैंने सुना है कि लोगों को अमेरिकी संघीय बैंक की बैठकों और ब्याज दर में परिवर्तन में बहुत रुचि है। मैं भौचक्का रह गया था कि तथाकथित अशिक्षित लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये उनके व्यापारिक हितों को प्रभावित करेगा। पारंपरिक माध्यमों से बड़े स्तर पर क्षमता निर्माण हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं स्थिर हैं, वे वैश्वीकरण या इक्विटी बाजार के बारे में चिंतित नहीं हैं। ये विकेंद्रीकृत है, इसलिए विफलता का कोई एकमात्र बिंदु नहीं है। हाँ, और वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। मेरे पास एक पुस्तक की एक अप्रकाशित पांडुलिपि है जिसमें मैंने तर्क दिया है कि भारत में जाति और अर्थव्यवस्था के बीच गहरा संबंध है। हमें वो पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए। हम भारतीय मॉडल के समग्र सामाजिक आर्थिक मैट्रिक्स पर स्वदेशी इंडोलॉजी सम्मेलन चाहते हैं। जब मैंने इस पर चर्चा की तो मैंने कहा था कि मंडल आंदोलन, जो एक राजनीतिक आंदोलन था, उसे एक सांस्कृतिक आंदोलन होना चाहिए था। प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण हेतु आपको एक बढ़ई को ITI में जाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आपको उसके पास जाना चाहिए और सीधे उसे प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही कुशल है। इसके स्थान पर हमारी सरकार मिस्त्री, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई और पारंपरिक शिल्प के 315 प्रकारों के अकुशल श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत करती है, क्योंकि वे प्रमाणीकरण के लिए नहीं गए हैं। उन्हें अशिक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और शिक्षा का अर्थ है कि उन्हें अपने कौशल से दूर ले जाना। जब तक आप कुशल नहीं हो जाते, आपको कुशल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाता है और ये अच्छा है कि वे इसका अंग बनना नहीं चाहते हैं। मैं जालंधर में एक बढ़ईगिरी की दुकान पर गया था तो मालिक ने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अपने सभी बल्लों को बनाने का काम यहीं दिया था। ये 1994 की बात थी। उसने एक बढ़ई की ओर इंगित किया और कहा वो दिन में 50 बल्ले बनाता है। उसने बाहर खड़ी मारुति कार की ओर इंगित किया कि ये कार उसकी है। निर्यात आवश्यकताओं के अनुसार उसे 40-50 बल्लों को बनाने की लचीली समय सारणी है। महाशय वो अपनी मनोदशा के अनुसार आता है और कभी-कभी 100 बल्ले बनाता है। एक बढ़ई के रूप में उसके पास एक घर और एक कार थी। मैंने उससे पूछा, क्या आप ITI गए हैं? उन्होंने कहा, ITI क्या है? 1954 में एक पटेल ने एक डीजल इंजन आयात किया और उसने उसे विघटित करने के बाद पाया कि रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा वो इसे बना सकता है। ये राजकोट के डीजल इंजीनियरिंग विनिर्माण के 2500 सहायक और 55 संयोजन इकाइयों की स्थापना का मूल है। उन स्थानों पर मोरबी की भांति कोई भी अंग्रेजी नहीं जानता है। सूरत, जो आज एक बड़ा व्यापार केंद्र है, 25 वर्ष पहले एक सार्वजनिक शौचालय की तरह था। ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ आते थे और नगर को गंदा कर देते थे। जल की समस्या थी और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। वे आए और हीरो का व्यापार सीखा। आज 10 में से 9 हीरो की कटाई भारत में होती है। भारतीय 24 अरब डॉलर के हीरे के व्यापार के 2/3 या 16 अरब डॉलर को नियंत्रित करते हैं। सूरत इसका एक बड़ा भाग है। किसी भी विश्वविद्यालय ने कभी इनका अध्ययन नहीं किया। आप संबंध आधारित भारतीय मॉडल कैसे विकसित करेंगे? सबसे पहले तो हम प्रासंगिक केस अध्ययनों को भी नहीं जानते हैं। इस आंकड़ों के आधार पर मैंने एक सैद्धांतिक मॉडल बनाया कि परिवार और समुदाय भारत के आर्थिक विकास को चलाते हैं। हमें थोड़ी बहुत से अधिक विदेशी पूंजी नहीं चाहिए। प्रत्येक ने मेरी भर्त्सना की। अमेरिकी अर्थशास्त्री
कोलंबिया विश्वविद्यालय के जगदीश भगवती ने 72 पृष्ठों का एक शोध पत्र लिखा। 3 पृष्ठ भारतीय महिलाओं और परिवार के बारे में थे जिन्हें आपको पुनर्प्रकाशित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारिवारिक बचत सकल घरेलू उत्पाद का 19% है जो व्यर्थ था। इसे घटाकर 10 और 9% तक लाना चाहिए और व्यय में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अधिक क्रय उत्पादन और आजीविका को बढ़ाएगा और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएगी। वे चाहते थे कि लोग बचत में कटौती करें। कोई भी उनकी घटिया गुणवत्ता के कारण भारतीय सामान नहीं खरीदेगा। तो समाधान था आयात करना, आयात शुल्क में कटौती करना और विदेशी वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों को लाना। जब भारत सरकार ने इसे लागू करना आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं उत्तरदायित्व और परिश्रम पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल कर रही थीं। अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आपको उन्हें उपभोक्ताओं में परिवर्तित करना होगा और उनमें क्रय की कामना जागृत करनी होगी। भारतीय महिलाओं और परिवार का अमेरिकीकरण पूर्ण रूपेण इसे बड़े विज्ञापनों के साथ बड़े पैमाने पर लागू किया गया था। महिलाओं ने विज्ञापन के गीत गाए पर सामान नहीं खरीदा। परिणाम स्वरूप पारिवारिक बचत व सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 1991 में 19% से बढ़कर 2000 में 28% हो गया। विपरीत दिशा। हाँ, 1981 और 2007 के बीच, जिस दौरान आधी नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी और आधी उदारीकृत, सरकारी नीति में परिवर्तन होने पर भी खर्च, बचत और आय आवंटन के विषयों में लोगों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। राष्ट्रीय बचत में 37% की वृद्धि हुई, राष्ट्रीय निवेश 49% तक बढ़ गया और विकास दर 9.5% तक पहुंच गया। एक भारतीय अर्थशास्त्री और सरकार के सलाहकार शंकराचार्य भौचक्का रह गए कि भारत बिना किसी विदेशी निवेश के 9.5% की दर से बढ़ा। किसी ने जगदीश भगवती को बताया, गुरुमूर्ति कहते हैं भारत घरेलू बचत और घरेलू खपत से और अधिक विकसित होगा। उन्होंने पूछा, गुरुमूर्ति कौन है? वे भारत में कोई हैं जो एक बहुत ही सशक्त वैश्वीकरण विरोधी विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप उन्हें अर्थशास्त्री कहते हैं? यदि ऐसा है तो आप मुझे भरतनाट्यम नर्तक कह सकते हैं। ऐसा उसका अहंकार था। परिवार व्यक्तियों में आत्मसंयम उत्पन्न करके नपातुला खपत और पूंजीगत आवश्यकताओं को प्रदान करते हैं। प्रियजनों के कल्याण की देखभाल करने और बचत करने की प्रवृत्ति है। भारत में किसी की भी आय उसकी स्वयं की नहीं है। संबंध आधारित होने के कारण किसी का भी पैसा केवल स्वयं का नहीं है। अब एक और पहलू सामाजिक सुरक्षा है। पश्चिम में सामाजिक सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। अमेरिकियों की भविष्य की सामाजिक सुरक्षा की कुल आवश्यकता $68 ट्रिलियन है, जो वे कभी पूरा नहीं करेंगे और दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वे मानते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था का पतन हो जाएगा। उन्होंने बुजुर्गों और दुर्बल लोगों की देखभाल करने के पारिवारिक कार्य को अपने ऊपर ले लिया है। ये वास्तव में राज्य की सबसे बड़ी प्रमाणित विफलताओं में से एक है। अमेरिका में आर्थिक अनुसंधान के राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक उत्कृष्ट दस्तावेज है, परिवर्तन में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 1980। सभी प्रमुख अर्थशास्त्री एक सम्मेलन के लिए आए और नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन भी वहां थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारिवारिक कार्यों को अधिगृहीत करना दोषपूर्ण था। हम पहले से ही रसोई घर को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप चुके हैं। यदि इस प्रकार पारिवारिक कार्यों का आउटसोर्सिंग जारी रहा तो परिवारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बड़ा कथन।
यानी आज वास्तव में कोई अमेरिकी परिवार भोजन नहीं पकाता। मैकडॉनल्ड्स उनकी रसोई है। सभी पारिवारिक कार्यों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है। इसके स्थान पर पानी की आपूर्ति जैसे सरकारी कार्यों का निजीकरण किया जा रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्र का आदर्श है परिवारों को राष्ट्रीयकृत करना और राज्य का निजीकरण करना। आप परिवारों को राष्ट्रीयकृत करने के लिए बाध्य क्यों हैं? क्योंकि आपकी निर्विज्ञानी आधुनिकता संबंधों को नष्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा विषय है। लोगों को पारिवारिक सुरक्षा तंत्र से बाहर फेंक दिया जा रहा है, परंतु उन्हें कोई विकल्प चाहिए। ये आर्थिक विचार नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र है जिसने इसे लाया है। यानी सामाजिक मॉडल ने आर्थिक मॉडल को नष्ट कर दिया। जी 1960 में अमेरिका में पारिवारिक बचत 80% थी और कॉरपोरेट बचत 20% थी। 2006 की तीसरी तिमाही में कॉरपोरेट बचत 120% और पारिवारिक बचत -20%, यानी सभी ऋणी हैं, उधार लें और खर्च करें। राष्ट्रपति ने एक अभियान का नेतृत्व किया और लोगों से क्रय करने को कहा। इसलिए संबंधों के विनाश और अनुबंध की प्रतिस्थापना ने राज्य पर आश्रित समाज का निर्माण किया। आज के अध्ययन बताते हैं कि किस प्रकार 50% अमेरिकी परिवार सरकारी अनुदान पाते हैं और वे कैसे एक राज्य आश्रित समाज बन गए हैं। हम अपने संबंधियों से मुक्त हैं, परंतु राज्य पर आश्रित हैं।